गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व किया और दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। दोनों ही क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस भी किए और वो सारे पॉइंट हमने सॉल्व भी किए। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, जैसा कि हम पिछले कुछ क्लासेस से कॉस्ट शीट को डिस्कस कर रहे हैं। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में हमने सबसे पहले पढ़ा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वेजेज को लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। उन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमें मिलती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमें मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, और उसमें से लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। रिजल्ट हमें जो आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमें मिलता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें मार्केटिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम सेल्स लिखते हैं और डिफरेंस आता है प्रॉफिट या लॉस। ये हम पिछले कुछ लेक्चर से कर रहे हैं और हम अभी तक इस चैप्टर के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास रिमेनिंग है 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th, 12th, और आज हम इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आज हम इस चैप्टर के जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और ये हमारा जो क्वेश्चन है 9th, ये नवंबर 2020 के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9th, नवंबर 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ पेन, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। 2 तरह के पेन बनाते हैं। पेन का नाम भी बड़ा जोरदार है, सुपर पेन, और दूसरा नॉर्मल पेन। द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2019 इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट रुपीज 8 लाख, डायरेक्ट वेजेज रुपीज 4,48,000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज 1,92,000। इट इज फर्दर एज सर्टेन दैट डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट इन सुपर पेन was twice as much of direct material in normal pen. Direct wages for normal pen were 60% of those for super pen. Production overhead per unit was at same rate for both the type. Administration overhead was 200% of direct labor for each. Selling cost rupees 1 per super pen. Production unit during the year, super pen 40,000 unit, normal pen 1,20,000 unit. Sales unit during the year, super pen 36,000 unit. Selling price rupees 30 per unit for super pen. बहुत सारे एक्सपेंडिचर और बहुत सारी डिटेल केवल और केवल सुपर पेन की है, नॉर्मल पेन की डिटेल नहीं है। जैसे सुपर पेन की सेल्स यूनिट दे रखी है बट नॉर्मल पेन की सेल्स यूनिट नहीं दे रखी। सेलिंग प्राइस सुपर पेन की दे रखी है, नॉर्मल पेन की नहीं दे रखी। सेलिंग कॉस्ट केवल सुपर पेन की दे रखी है, नॉर्मल पेन की नहीं दे रखी। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन। वेरी नाइस। हमें यहाँ पर कॉस्ट शीट बनानी है बट वो कॉस्ट शीट केवल सुपर पेन की बनानी है, इसीलिए हमें बहुत सारी डिटेल नॉर्मल पेन की दे ही नहीं रखी है। आपको कॉस्ट शीट बनानी है, उसमें शो करना है कॉस्ट पर यूनिट को और टोटल कॉस्ट को, और प्रॉफिट पर यूनिट और टोटल प्रॉफिट को भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है,
देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है, जो एक्सपेंडिचर हमारे होते हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और प्रोडक्शन ओवरहेड, ये जो 3 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ये सुपर पेन और नॉर्मल पेन दोनों के कंबाइंड करके दे रखे हैं। तो हमें इसमें से ये पता करना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, जो यहाँ पर 8 लाख रुपीस दे रखी है, उस 8 लाख रुपीस में से सुपर पेन पर मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी। हमें केवल कॉस्ट शीट सुपर पेन की बनानी है। तो डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो टोटल है, सुपर पेन और नॉर्मल पेन दोनों की कंबाइंड करके दे रखी है। तो हमें इसको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से सुपर पेन पर मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी, डायरेक्ट वेजेज दोनों की कंबाइंड करके। तो सुपर पेन पर डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट क्या लगेगी, और प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल दे रखे हैं, सुपर पेन पर कितने लगेंगे। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो तो हम सुपर पेन के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट का 200%। सेलिंग ओवरहेड भी हम सुपर पेन के कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 रुपीज़ पर यूनिट दे रखा है। तो सेलिंग कॉस्ट हमेशा अगर पर यूनिट दे रखा हो तो जितनी यूनिट हमने सेल किए उस पर कैलकुलेट होगा। और सेल्स की यूनिट सुपर पेन की हमें यहाँ दे रखा है 36,000 यूनिट। अच्छा, सुपर पेन का प्रोडक्शन कितना किया, सुपर पेन का हमने प्रोडक्शन किया 40,000 यूनिट, और सुपर पेन हमने सेल कितना किया 36,000 यूनिट। इट मीन्स 4,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है सुपर पेन का। सुपर पेन का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 4,000 यूनिट है, राइट। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनाते हैं 1। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोडक्शन की यूनिट, प्रोडक्शन की यूनिट 40,000, उसमें से हमने यूनिट सोल्ड की 36,000, यूनिट सोल्ड 36,000। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन, 36,000 यूनिट हमने सेल की, तो 4,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक। वर्किंग नोट नंबर 2, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सुपर पेन और नॉर्मल पेन। यहां पर हमें पॉइंट नंबर 1 दे रखा है। देखिए आप लोग, इसमें फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। सुपर पेन में जो मटेरियल लगता है वो नॉर्मल पेन के कंपेयर में डबल लगता है। सुपर पेन में जो मटेरियल लगता है वो नॉर्मल पेन से डबल लगता है, राइट। अब सुपर पेन बने कितने, सुपर पेन बने 40,000 यूनिट, और नॉर्मल पेन कितने बने, नॉर्मल पेन बने 1,20,000 यूनिट। मान लेते हैं कि नॉर्मल पेन बनाने में, एक नॉर्मल पेन बनाने में 1 kg रॉ मटेरियल लगता है। मान लो एक नॉर्मल पेन बनाने में 1 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो एक सुपर पेन बनाने में 2 kg मटेरियल, राइट। सुपर पेन में जो मटेरियल लगता है वो नॉर्मल पेन के कंपेयर में डबल, राइट। तो मान लेते हैं कि एक नॉर्मल पेन बनाने में 1 kg रॉ मटेरियल लगता है, मान लेते हैं, एज्यूम, राइट। तो एक सुपर पेन बनाने में 2 kg मटेरियल है ना। अब हमने सुपर पेन बनाए कितने, 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2, और नॉर्मल पेन हमने कितने बनाए, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1, 1,20,000 पेन बनाए। एक पेन बनाने में 1 kg, सुपर पेन 40,000 बनाए, एक पेन बनाने में 2 kg, तो 40,000 इंटू 2 80,000, और 1,20,000 इंटू 1 1,20,000। ये हमारा रेशियो हो गया 2:3 का। ये हमारा रेशियो क्या हो गया, 2:3।
मतलब हमें जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट सुपर पेन और नॉर्मल पेन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 2:3 के रेशियो में करनी है। 2:3 के रेशियो में मटेरियल की कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? टोटल मटेरियल की कॉस्ट हमें दे रखी है 8 लाख। ये जो 8 लाख मटेरियल की कॉस्ट है ये सुपर पेन और नॉर्मल पेन दोनों के प्रोडक्शन की कंबाइंड कॉस्ट दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मटेरियल की कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा कि कितना सुपर पेन पर और कितना नॉर्मल पेन पे। वैसे हमें कॉस्ट शीट तो सुपर पेन की ही बनानी है, ठीक है। तो मटेरियल की कॉस्ट सुपर पेन पर कितनी होगी? मटेरियल कॉस्ट सुपर पेन टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। और हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशियो में, राइट। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो मटेरियल की कॉस्ट सुपर पेन पर 3,20,000 और जो रिमेनिंग 4,80,000 है वो नॉर्मल पेन पर चार्ज होगी। मटेरियल की कॉस्ट नॉर्मल पेन पे 4,80,000, बट हम उसको इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमें केवल और केवल सुपर पेन की कॉस्ट शीट ही बनानी है। फिर हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लेबर की कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वैसे ही जैसा हमने मटेरियल की कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। समझे आप? जैसा हमने मटेरियल की कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया वैसे ही हमें रेशियो बनाना पड़ेगा और उस रेशियो में डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मगर अब ये जो रेशियो बनेगा इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा और इसके लिए हमें पढ़ना होगा पॉइंट नंबर 2। कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है डायरेक्ट वेजेज फॉर नॉर्मल पेन was 60% of those for super पेन। नॉर्मल पेन में सुपर पेन के कंपेयर में 60% मटेरियल ही लगता है, लेबर लगती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो ये कितने पेन बनाए हमने? 40,000। यहां पर मान लो 1 आवर लगता है, 1 यूनिट बनाने में, एक पेन बनाने में 1 घंटा लगता है। तो नॉर्मल पेन कितने बनाए? 1,20,000। इसका एक पेन बनाने में 0.6 आवर का टाइम ही लगेगा। नॉर्मल पेन में जो टाइम लगता है वो सुपर पेन के टाइम से 60% ही लगता है। तो अगर मैं ये मान लूं कि एक सुपर पेन बनाने में 1 घंटा लगता है तो एक नॉर्मल पेन बनाने में 0.6 आवर का टाइम लगेगा। तो ये रेशियो कितना बना? 40,000 इज टू 72,000, या फिर इसको कह सकते हैं 5:9। तो अब यहां पर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट टोटल कितनी है? 4,48,000। तो सुपर पेन पर कितनी चार्ज होगी? लेबर कॉस्ट सुपर पेन इक्वल्स टू 4,48,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। 4,48,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 1,60,000। फिर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। यहां पर पॉइंट नंबर 3 आपको दे रखा है। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज एट सेम रेट फॉर बोथ द टाइप। दोनों पेन में प्रोडक्शन ओवरहेड सेम रेट से लगता है। इसका मतलब क्या हो गया? रेशियो बनाते हैं। ये कितने पेन बनाए हमने? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1, और नॉर्मल पेन कितने बनाए? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1। दोनों में जो प्रोडक्शन ओवरहेड लगता है वो बराबर रेट से लगता है। तो 1:1, और जितने पेन बनाए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 40,000 इंटू 1,20,000 इंटू 1, तो ये हो गया 40,000 और ये हो गया 1,20,000। हमारा रेशियो बना 1:3। प्रोडक्शन ओवरहेड सुपर पेन पर, प्रोडक्शन ओवरहेड सुपर पेन इक्वल्स टू, प्रोडक्शन ओवरहेड की टोटल है 1,92,000, तो 1,92,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 1,92,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 48,000। तो हमने सुपर पेन पर मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड ये कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो डायरेक्टली जितना लेबर का कॉस्ट है उसका 200%, और सेलिंग ओवरहेड 1 रुपीज़ पर यूनिट जितनी सोल्ड की है, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो हम कर ही लेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं इसकी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, ये क्वेश्चन कंपेयर टू लास्ट 2 क्वेश्चन 7th और 8th के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कॉस्ट शीट और ब्रैकेट में लिखते हैं सुपर पेन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट सुपर पेन पर 3,20,000, सुपर पेन पर 3,20,000। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज 1,60,000, 1,60,000 डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दे रखे, इट इज प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 4,80,000। देन ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर इसको कह सकते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैलकुलेट किए 48,000, 48,000, इट इज फैक्ट्री कॉस्ट 5,28,000। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो लेबर कॉस्ट का 200% है, तो यहाँ पर लेबर की कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर लेबर की कॉस्ट है 1,60,000। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 200%, इट इज 3,20,000। तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज 8,48,000। इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। देखिए ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की तो कोई डिटेल नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है। 40,000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया, 36,000 यूनिट को हम सेल कर रहे हैं, तो 4,000 यूनिट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज 848, प्रोडक्शन की यूनिट का डिवाइड करेंगे इसमें 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है 4,000, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिलेगा 84,800, और इसका जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे। 848 माइनस 84,800, इट इज 763,200, 763,200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड जो यहाँ दे रखा है 1 रुपीज़ पर यूनिट, और यूनिट कौन सी, जो यूनिट हमने सेल की। तो यूनिट हम सेल कर रहे हैं 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, ये तो हम बिना कैलकुलेटर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं 36,000, राइट।
नाउ रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, नाउ रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। 763 200 में ऐड करेंगे 36,000 तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें मिलेगी 799 200, 799 200। फिर हम लिखेंगे सेल्स, कितनी यूनिट हमने सेल की, 36,000 यूनिट हमने सेल की, और हमारी जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट इट इज़ 30 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको 30 से, तो हमारी टोटल सेल्स हमें मिल जाएगी 10,80,000 एंड द डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट, डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट। 2,80,800 इज नेट प्रॉफिट, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। करेक्ट। आप फटाफट से इसको, अगर कुछ पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पॉइंट में आपको हो सकता है कि आपके दिमाग में आया भी हो, तो मैं आपको एक पॉइंट अभी क्लियर करूंगा, आप एक बार इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने मटेरियल की कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट, टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, टोटल हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो है 8 लाख, उसमें से सुपर पेन पर हमने कितना चार्ज किया, 320। टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 8 लाख रुपीज़ है, इसमें से सुपर पेन पर, सुपर पेन, और ये हो गया हमारा नॉर्मल पेन, ठीक है, 8 लाख रुपीज़ में से हमने 3,20,000 सुपर पेन पर चार्ज किया, और रिमेनिंग 4,80,000 हमने नॉर्मल पेन पे चार्ज किया, राइट। अच्छा, सुपर पेन है कितने, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, सुपर पेन टोटल प्रोडक्शन हुआ 40,000 यूनिट का, तो 3,20,000 मटेरियल की कॉस्ट लगी 40,000 सुपर पेन बनाने के लिए। तो एक सुपर पेन बनाने में मटेरियल की कॉस्ट कितनी, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 8 रुपीज मटीरियल की कॉस्ट पर पेन, पर सुपर पेन। एक सुपर पेन में मटेरियल की कॉस्ट लगी 8 रुपीज। अच्छा, नॉर्मल पेन, नॉर्मल पेन में मटेरियल की कॉस्ट 4,80,000, और नॉर्मल पेन हमने बनाए कितने, हमने नॉर्मल पेन बनाए 1,20,000। तो एक नॉर्मल पेन बनाने में मटेरियल की कॉस्ट 4 रुपीज पर नॉर्मल पेन, पर नॉर्मल पेन। एक नॉर्मल पेन को बनाने में मटेरियल की कॉस्ट 4 रुपीज, एक सुपर पेन बनाने में मटेरियल की कॉस्ट 8 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया कि मटेरियल की कॉस्ट, एक पेन, एक सुपर पेन में मटेरियल की कॉस्ट एक नॉर्मल पेन की मटेरियल की कॉस्ट से डबल लगती है। रिकंसाइल हो गया, यही तो पॉइंट दे रखा था, देखो यही पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि मटेरियल की जो कॉस्ट है सुपर पेन में वो ट्वाइस है,
मटेरियल की कॉस्ट नॉर्मल पेन से, तो यहाँ पर रिकंसिल हो गया। एक सुपर पेन में मटेरियल की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 8 रुपये और एक नॉर्मल पेन में मटेरियल की कॉस्ट लगी 4 रुपये, तो यहाँ पर चेक हो गया। मैंने ये चेक करने के लिए बताया कि देखो बराबर डबल ही है ना। जैसे लेबर की कॉस्ट में दिया हुआ है 60% कि नॉर्मल पेन में जो लेबर की कॉस्ट लगती है वो सुपर पेन के कंपेयर में 60% लगती है। चेक कर लेते हैं, लेबर की कॉस्ट है टोटल कितनी है 448 लेबर की कॉस्ट है, 448 लेबर की कॉस्ट है। उसमें से सुपर पेन पर कितनी है और नॉर्मल पेन पर कितनी? सुपर पेन पर 1,60,000 और नॉर्मल पेन पे 2,88,000। अब हमने सुपर पेन बनाए कितने? हमने सुपर पेन बनाए 40,000, तो पर सुपर पेन 4 रुपीज़। और नॉर्मल पेन कितने बनाए 1,20,000, तो 2,88,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 2.4। एक सुपर पेन में लेबर की कॉस्ट 4 रुपीज़ और एक नॉर्मल पेन में लेबर की कॉस्ट 2.4, तो ये जो 4 रुपीज़ है अगर आप 60% करोगे इसका तो वो 2.4 आता है। मतलब एक सुपर पेन में जितनी लेबर की कॉस्ट आती है एक नॉर्मल पेन में लेबर की कॉस्ट उसका 60% होती है, तो बराबर यहाँ पर रिकंसिल भी हो गया। अब इसी तरह से तीसरा एक और रिकंसिल कर लेते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल कितने? प्रोडक्शन ओवरहेड की टोटल है 1,92,000। उस 192 में से सुपर पेन पर कितना है? सुपर पेन पर है 48,000, तो बाकी कहाँ पर हो गया? नॉर्मल पेन पर हो गया। नॉर्मल पेन पर कितना हो गया? 1,92,000 माइनस 48,000, नॉर्मल पेन पर 144। सुपर पेन हमने बनाए कितने? 40,000, तो पर सुपर पेन 1.2, नॉर्मल पेन 1,44,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, यहाँ पर भी 1.20। पर यूनिट जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो सुपर पेन में और नॉर्मल पेन में इक्वल है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट नंबर 3 ऐसा ही दे रखा है कि जो पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड है वो दोनों में सेम रेट से लगता है। तो दोनों में सेम रेट से मतलब ये पॉइंट भी रिकंसिल हो गया। मैंने आपको रिकंसिल करने के लिए बताया कि कैसे ये तीनों पॉइंट हमारे रिकंसिल हो गए, राइट। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया सॉल्व। आपको नहीं करना है रिकंसिल, मैंने आपको समझाने के लिए रिकंसिल किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए। ए लिमिटेड कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट एवरी मंथ। मतलब जो हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब हम कितनी यूनिट बना सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हम एक महीने में 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब इतनी हमारी प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी है। इट इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। इट्स वर्क्स कॉस्ट, उसकी जो वर्क्स कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट जो हम सारे मटेरियल प्राइम मतलब जो प्राइम कॉस्ट आती है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद WIP सबका एडजस्टमेंट करने के बाद जो कॉस्ट आती है उसको हम वर्क्स कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, है ना। उसकी जो फैक्ट्री कॉस्ट है एट वेरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। 10% अगर हम लेवल पे काम करते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 400 रुपीज़ पर यूनिट होती है। अगर हम 20% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट 390 होती है। अगर हम 30% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट 380 होती है। ऐसे हमें अलग अलग 100% तक दे रखा है कि हमारी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट कितनी होती है। इट्स फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,50,000, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फिक्स्ड है 1,50,000 एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस ₹2,50,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दे रखी है, मार्केटिंग कॉस्ट दे रखी है और दोनों के दोनों जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड है। फिक्स है मतलब आप आउटपुट कितना भी बनाओ, कितना भी सेल करो, ये एक्सपेंडिचर इतना ही लगेगा। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपीज़ पर यूनिट, मगर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो वेरिएबल है विच इज़ 30 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब जितनी यूनिट हम सेल करेंगे पर यूनिट 30 रुपीज़। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट। अगर वो कंपनी चाहे तो अपना 100% आउटपुट बनाकर बेच सकते हैं।
selling price 500 rupees per unit, provided it incur the following further expenditure. बट इस कंपनी को कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। क्या क्या? यहाँ पर 4 एक्सपेंडिचर की डिटेल दे रखी है। ये एक्सपेंडिचर तभी करने पड़ेंगे जब कंपनी अपना 100% आउटपुट सेल करना चाहती है। तो इट गिव्स गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग ₹30 पर यूनिट ऑफ सेल, पर यूनिट ₹30 का गिफ्ट देना पड़ेगा। इट हैज लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 10,000 एंड 3 कंसोलेशन प्राइज ऑफ ₹5,000 ईच ऑफ कस्टमर बाइंग द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहे हैं उनको लकी ड्रॉ वाली फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इट स्पेंड ₹1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू कस्टमर। कस्टमर को रिफ्रेशमेंट जिस पर ₹1 लाख पर मंथ का एक्सपेंडिचर होगा। इट स्पॉन्सर ए टीवी प्रोग्राम एवरी वीक एट ए कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख पर मंथ। टीवी प्रोग्राम, टीवी में आपको प्रोग्राम देना होगा जिसमें ₹20 लाख पर मंथ की कॉस्ट लगेगी। इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट at ₹550 per unit without incurring any of the expenses referred to in A to D above। या फिर एक सेकेंड ऑप्शन है 30% आउटपुट सेल करो, सेलिंग प्राइस 550 होगी और ये जो A to D हमें एक्सपेंडिचर दे रखे ये एक्सपेंडिचर को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेलिंग प्राइस अगर आप 100% आउटपुट सेल करना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस 500 होगी, बट अगर आप 30% आउटपुट सेल करना चाहते हो तो आपकी सेलिंग प्राइस 550 पर यूनिट होगी। 100% आउटपुट सेल करना चाहते हो तो ये ए से डी में जो भी एक्सपेंडिचर दिए हुए ये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, बट 30% आउटपुट अगर आप सेल करना चाहते हो तो ये ए टू डी एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट बनाओ फॉर द मंथ शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। आपको बताना है, मतलब आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें 30% और 100% कैपेसिटी लेवल पर आपको प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट, ये जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो 1 महीने की बना रहे हैं पर मंथ, क्योंकि हमें यहाँ डेट 1 महीने की है तो पर मंथ हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। कॉस्ट शीट 1 महीने की बन सकती है, 1 साल की बन सकती है, 1 दिन की बन सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। कॉस्ट शीट पर मंथ, अच्छा यहां पर कॉस्ट शीट जो बनानी है वो 30% और 100% पे बनानी है। तो यहां पर अमाउंट में 2 कॉलम डाल देते हैं, एक 30% के लिए और एक 100% के लिए। थर्टी परसेंट लेवल का मतलब हो गया 30,000 यूनिट्स और 100% लेवल का मतलब हो गया 1 लाख यूनिट्स। सबसे ऊपर हमें फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की दे रखी है 100% कैपेसिटी का मतलब है 1 लाख यूनिट, तो 30% कैपेसिटी का मतलब 30,000 यूनिट और 100% कैपेसिटी का मतलब 1 लाख यूनिट, ऑब्वियस है। ठीक है, चलिए अब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले कॉस्ट शीट में लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, बट यहाँ पर बहुत अच्छी बात पता है क्या, सीधा फैक्ट्री कॉस्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ये कुछ दे ही नहीं रखा है, सीधा हमें फैक्ट्री कॉस्ट ही दे रखी है। फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है कैसे? देखो 30% एक्टिविटी लेवल पर हमारी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 380, तो 380 पर यूनिट है और 30% कैपेसिटी का मतलब हो गया 30,000 यूनिट, तो 30,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 380 इट इज 1 करोड़ 14 लाख। 1 करोड़ 14 लाख फैक्ट्री कॉस्ट एट 30% कैपेसिटी लेवल। बट अगर हम 100% कैपेसिटी लेवल पर काम करते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट 310, तो 310 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख यूनिट इट इज 3 करोड़ 10 लाख, इट इज 3 करोड़ 10 लाख।
करेक्ट, मतलब डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट से ही स्टार्ट करना है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबका नेट करके फैक्ट्री कॉस्ट हमें पर यूनिट दे रखा है। तो इस टेबल में केवल और केवल यूज कौन सा आया, 30% वाला डेटा और 100% वाला। ये जो 10%, 20%, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये यूं ही दे रखा है, कुछ काम का ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, इसके आगे हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में क्या ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें दे रखे हैं, बट वो दे रखे हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड दे रखा है, मतलब चाहे 30,000 यूनिट आप प्रोड्यूस करो, चाहे 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करो, वो अमाउंट उतना ही रहेगा। तो इसका अमाउंट दे रखा है 1,50,000। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इट इज 1,50,000। 1,50,000 30% कैपेसिटी लेवल पे भी, और 1,50,000 100% कैपेसिटी लेवल पे भी। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट। क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमें अमाउंट मिलता है। इट इज 1,15,50,000। 1,15,50,000 और यहाँ पर 3,11,50,000। 3,11,50,000, राइट। इसमें हम ऐड करते हैं, अच्छा ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, यहाँ कुछ है ही नहीं, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही सेल कर रहे हैं। तो नो स्टॉक फिनिश गुड्स, नो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब इसमें बहुत सारे दे रखे हैं तो यहीं पर डिटेल बनाए, इससे अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें यहाँ दे रखा है यूनिट्स जितनी है पर यूनिट 30 रुपीज़, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ दे रखे हैं वेरिएबल। फिक्स भी दे रखे हैं बट पहले वेरिएबल लिख लेते हैं। वेरिएबल दे रखे हैं 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो जितनी यूनिट्स होगी मल्टीप्लाई बाय 30, जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30 इट इज 9 लाख। 9 लाख एंड 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 इट इज 30 लाख। इट इज 30 लाख। फिर आता है फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड। फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड हमें दे रखा है यहाँ पर। फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड हमें दे रखा है 2,50,000, तो हम इसको लिख लेते हैं 2,50,000 फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड। 2,50,000 फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड। फिर हमें यहाँ पर A to D, इसमें भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। ये सारे के सारे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, और ये केवल और केवल 100% एक्टिविटी लेवल पर ही हमें लिखने हैं, क्योंकि 30% एक्टिविटी लेवल पर अगर हम काम करते हैं तो ये चारों एक्सपेंडिचर लगेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, गिफ्ट आइटम 30 रुपीज़ पर यूनिट। गिफ्ट आइटम, गिफ्ट आइटम 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30 लाख रुपीज़ का गिफ्ट आइटम की कॉस्ट लग गई। बी पॉइंट में हमें दे रखा है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में 50,000 का पहला प्राइस है, ये हो गया हमारा 50,000 का पहला प्राइस। दूसरा प्राइस है 25,000 का, सेकंड प्राइस 25,000 का, थर्ड प्राइस है 10,000 का, थर्ड प्राइस 10,000 का, और फिर 5,000 के 3 प्राइस है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 15,000 के प्राइस हो गए ये। तो टोटल प्राइस कितने के हो गए, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, टोटल प्राइस की वैल्यू हो गई 1 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं लकी ड्रॉ प्राइस। हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, जो प्राइस देंगे वो हमारा एक्सपेंडिचर है, लकी ड्रॉ प्राइस, और इसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़। इसके बाद में हमें दे रखा है रिफ्रेशमेंट कॉस्ट लगेगी। रिफ्रेशमेंट कॉस्ट विच इज, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। ये जो भी अब एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं ये केवल और केवल 100% एक्टिविटी लेवल पर ही लगेंगे, 30% एक्टिविटी लेवल पर लगेंगे। रिफ्रेशमेंट कॉस्ट के बाद में टीवी प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम कॉस्ट, टीवी प्रोग्राम कॉस्ट इट इज 20 लाख रुपीज़ पर मंथ। 20 लाख। ये 4 एक्सपेंडिचर लगेंगे और यहाँ पर हमें
टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,15,50,000, इसमें ऐड करेंगे 9 लाख रुपीज़, इसमें ऐड करेंगे 2,50,000, इट इज़ 1,27 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं 1 लाख यूनिट्स पर, 3,11,50,000, इसमें ऐड करेंगे 30 लाख, इसमें ऐड करेंगे 2,50,000, इसमें ऐड करेंगे 30 लाख, इसमें ऐड करेंगे 1 लाख, इसमें ऐड करेंगे 1 लाख और इसमें ऐड करेंगे 20 लाख। तो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा 3,96 लाख। फिर हम लिखेंगे सेल्स और डिफरेंस आएगा, हम उसको कहेंगे प्रॉफिट। अच्छा, जब हम 30% एक्टिविटी लेवल पर काम करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस होती है 550 रुपीज़ पर यूनिट। तो कितनी यूनिट से 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 550, इट इज़ 1,65 लाख, 1,65 लाख। जब हम 100% एक्टिविटी लेवल पर काम करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस होती है 500 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई 1 लाख यूनिट, इट इज़ 5 करोड़। और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। प्रॉफिट 1,65 लाख माइनस 1,27 लाख, हमारा प्रॉफिट हो गया 38 लाख। यहाँ हमारा प्रॉफिट हो गया 1,04 लाख। अगर यहाँ पर हमने कॉस्ट शीट तो बना दी, अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि हमें क्या करना चाहिए, 30% एक्टिविटी लेवल पर काम करना चाहिए या 100% एक्टिविटी लेवल पर, तो प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ पर है, 100% एक्टिविटी लेवल पर। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड सेल 1 लाख यूनिट्स एवरी मंथ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट हाई है। तो अच्छा क्वेश्चन था। मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर उसका टोटल सीधा फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो फैक्ट्री कॉस्ट सीधी डायरेक्टली आ गई। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड किए तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गई। फिर हमने उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो बहुत सारे दे रखे थे, तो हम चाहते तो यहाँ पर एक सेपरेटली लिस्ट बना सकते थे, बट इसको यहाँ पर ही लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिक्स मार्केटिंग ओवरहेड, गिफ्ट आइटम, है ना। तो ये यहाँ पर ही लिखकर हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टोटल करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किए तो हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद में हमने सेल्स लिखा और हमें इससे मिल गया दोनों एक्टिविटी लेवल पर हमारा प्रॉफिट। ये जो लास्ट के 4 एक्सपेंडिचर है, गिफ्ट आइटम, लकी ड्रॉ प्राइस, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट, टीवी प्रोग्राम कॉस्ट, ये केवल और केवल तभी लगेगी जब हम 100% एक्टिविटी लेवल पर काम करेंगे। 30% एक्टिविटी लेवल पर ये चारों जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं लगेंगे। करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन मई 2019 के एग्जाम में आ चुका है। 11th क्वेश्चन मई 2019 के एग्जाम में आ चुका है। मैसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज ए नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट ऑफ टॉयज पर एनम। Every year we can produce 36,000 unit of toys. Estimated cost of production are as under. Material की cost 40 rupees per unit, labor की cost 30 rupees per unit, subject to a minimum of rupees 48,000 per month. हमारी जो लेबर की कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ पर यूनिट है, बट हमने इसमें एक क्लॉज और दे रखा है, 30 रुपीज़ पर यूनिट है बट मिनिमम पर मंथ 48,000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा। बट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट के हिसाब से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी लेबर की कॉस्ट आती है, और आप इसको पर मंथ के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे। जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो हम लेबर को देंगे, मतलब हम यूनिट के हिसाब से भी लेबर कॉस्ट निकालेंगे, जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 30 उससे कितना अमाउंट आता है। फिर हम टाइम के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे कि पर मंथ 48,000 से कितना अमाउंट आता है। जो अमाउंट ज़्यादा होगा हम वो लेबर को पे करेंगे।
फैक्ट्री ओवरहेड में 3 पोर्शन दिए हुए हैं, फिक्स्ड 3,60,000 पर एनम, वेरिएबल 10 रुपीज पर यूनिट, और सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल दे रखा है 1,08,000, मगर ये जो 1,08,000 पर एनम है ये अप टू 50% ऑफ कैपेसिटी है, एंड एडिशनल ₹46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। अप टू 50% कैपेसिटी सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 1,08,000 है, बट अगर आप उससे ज़्यादा कैपेसिटी यूज़ करते हो तो 46,800 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी। हर 20% कैपेसिटी इंक्रीज पर 46,800 रुपीज़ का सेमी वेरिएबल ओवरहेड एक्स्ट्रा लगेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ₹5,18,400 पर एनम, इट इज फिक्स्ड। सेलिंग ओवरहेड 8 रुपीज़ पर यूनिट मतलब जितनी यूनिट सेल किए उस पर सेलिंग ओवरहेड हमें चार्ज करने होते हैं। ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप विच इज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट। ये स्क्रैप किसका है? रॉ मटेरियल का स्क्रैप है। तो रॉ मटेरियल का स्क्रैप होता है 5 रुपये पर यूनिट, तो वो मटेरियल की कॉस्ट में से ही हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इन ईयर 2019 द फैक्ट्री वर्कड 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी, बट इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट वर्क 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ। पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी एंड रिमेनिंग 9 मंथ हम यूज करेंगे 80% कैपेसिटी। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ सेलिंग प्राइस 145, पहले 3 महीने की सेलिंग प्राइस 145, मगर लास्ट के 9 मंथ की सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, ठीक है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर रिमेनिंग 9 मंथ टू अचीव द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹876,600। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें पता करनी है लास्ट 9 मंथ की, जिससे कि हमारा पूरे ईयर का प्रॉफिट जो है वो 876,600 का हो जाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से समझ के हमें इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हमें पूरे 1 साल की कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। पहले 3 महीने हमारा कैपेसिटी लेवल अलग यूज़ हो रहा था, जो लास्ट के 9 मंथ है उसमें कैपेसिटी लेवल अलग यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें 3 कॉलम डालेंगे, एक तो फर्स्ट 3 मंथ का, एक लास्ट 9 मंथ का, और एक करेंगे टोटल, है ना। या टोटल का नहीं भी करें तो चलेगा, फर्स्ट 3 मंथ फिर नेक्स्ट 9 मंथ, ठीक है। इस तरीके से करके आपको एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना होगा। फिर हम सारे एक्सपेंडिचर 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करेंगे और उस पूरी कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये जो 11th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 12th क्वेश्चन भी जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 11th के जैसा ही 12, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, चलो 3 कॉलम बना लेते हैं, थोड़ा सा ईयर का भी बन जाएगा। कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट 3 मंथ, लास्ट 9 मंथ्स, और ये हो गया टोटल। आप चाहो तो टोटल का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। फर्स्ट 3 मंथ, लास्ट 9 मंथ और टोटल। यहाँ पर किसी भी टाइप का स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल का स्टॉक या WIP का स्टॉक या फिनिश गुड्स का स्टॉक, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट को लिखना, मगर उससे पहले एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहला वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट, प्रोडक्शन एंड
सेल्स यूनिट। फर्स्ट 3 मंथ हम कैपेसिटी का 50% काम में लेंगे। हमारी कैपेसिटी है कितनी? हमारी कैपेसिटी है 36,000 यूनिट पर एनम। तो 36,000 यूनिट पर एनम, तो पर मंथ कितना हो गया? 36,000 डिवाइडेड बाय 12, ये पर मंथ हो गया। हम यूज करेंगे 50% कैपेसिटी का, और ऐसा पहले 3 महीने करेंगे। 36,000 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ 3,000 यूनिट, इसका 50% पर मंथ 1,500 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट 3 मंथ 4,500 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और सेल करेंगे। लास्ट 9 मंथ हम कैपेसिटी का 80% यूज करेंगे। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 36,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 9। 36,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 9, 21,600 यूनिट्स। पहले 3 महीने 4,500 यूनिट और लास्ट के 9 मंथ 21,600 यूनिट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे? 40 रुपीज पर यूनिट है, मगर इसमें एक एडजस्टमेंट ये है, पर यूनिट 5 रुपए का स्क्रैप मिलता है। तो 40 रुपए पर यूनिट, उसमें से 5 रुपए पर यूनिट का स्क्रैप माइनस कर दो। इसका मतलब है 1 यूनिट पर मटेरियल की कॉस्ट होगी 35। स्क्रैप, मटेरियल का स्क्रैप है तो मटेरियल में से माइनस होगा। तो ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जितनी यूनिट्स होगी मल्टीप्लाई बाय 35। 40 रुपीज मटीरियल की कॉस्ट दे रखी है, 5 रुपए का स्क्रैप मटेरियल का होता है, तो 40 माइनस 5, इट मीन्स पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट इज 35। तो जितनी यूनिट मल्टीप्लाई बाय 35। फर्स्ट 3 मंथ कितनी यूनिट होगी? 4,500 मल्टीप्लाई बाय 35, 157,500। और लास्ट 9 मंथ हमारी यूनिट कितनी होगी? 21,600 मल्टीप्लाई बाय 35, 7,56,000। और दोनों की टोटल 9,13,500। नाउ डायरेक्ट वेजेज, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलिए मटेरियल का भी वर्किंग नोट मैं लिख देता हूँ। कैसे आया? वर्किंग नोट नंबर 2, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट मैं लिख देता हूँ कि ये 35 कहाँ से आया, तो आपको ध्यान रहेगा। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन ₹40 माइनस स्क्रैप ऑफ मटेरियल पर यूनिट 5 रुपीज, इट मीन्स मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 35। वर्किंग नोट नंबर 3, लेबर की कॉस्ट फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 9 मंथ। लेबर की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के बेसिस पे भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो हो जाएगी हमारी एक्चुअल लेबर कॉस्ट।
जैसे पहले 3 महीने में अगर मैं यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ तो पहले 3 महीने में यूनिट कितनी है 4500 और पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट लेबर कॉस्ट है 30। तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 30 इट इज 1,35,000। बट अगर मैं पहले 3 महीने की लेबर कॉस्ट टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर हमें दे रखा है कि मिनिमम लेबर कॉस्ट इज 48,000 पर एनम। तो टाइम बेसिस पे 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,44,000। तो 1,44,000 टाइम बेसिस पे और यूनिट बेसिस पे 135, ज्यादा कौन सी है 144। तो पहले 3 महीने की लेबर कॉस्ट होगी 1,44,000। समझ गए। सेम इसी तरह से लास्ट 9 मंथ की यूनिट कितनी है 21,600 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितनी है, पर यूनिट ये हमें दे रखी है 30 रुपीज। तो यूनिट्स के हिसाब से ये होती है 648। और अगर मैं टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करूं, टाइम बेसिस पे 48,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम बेसिस पे होती है ये 432। अब ज्यादा कौन सी है, अब ज्यादा यूनिट बेसिस पे 648। तो लास्ट 9 मंथ की जो वेजेज होगी वो 648 होगी। मतलब आपको दोनों से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यूनिट बेसिस पे कितनी होती है, टाइम बेसिस पे कितनी होती है, जो ज्यादा होगी वो हम पे करेंगे। तो 144 की वेजेज होगी फर्स्ट 3 मंथ की और लास्ट 9 मंथ की वेजेज होगी 6,48,000। ठीक है। और ये दोनों की टोटल अगर करें 144,000 प्लस 6,48,000 तो ये हमारा अमाउंट हो गया 7,92,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं दे रखा है, तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी प्राइम कॉस्ट, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी 157,500 प्लस 1,44,000 3,01,500 7,56,000 plus 6,48,000 it is 14,04,000 and 9,13,500 plus 7,92,000 it is 17,05,500। करेक्ट। यहां पर ये हमारी कैलकुलेशन तो हो गई। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। हम इसके आगे ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड में यहां पर हमें एक तो दे रखा है वेरिएबल, दूसरा दे रखा है फिक्स्ड और तीसरा दे रखा है सेमी वेरिएबल। अब इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पॉइंट नंबर रखा है, वेरिएबल दे रखा है 10 रुपीज पर यूनिट, जितने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहले 3 महीने में हमारी यूनिट कितनी है 4,500 इंटू 10 इट इज 45,000। लास्ट के 9 मंथ में हमारी यूनिट कितनी है 21,600 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 2,16,000। और दोनों के अगर टोटल करें 45,000 और 2,16,000 तो ये होता है 2,61,000। नाउ फिक्स्ड अमाउंट है 3,60,000 पर एनम, 3,60,000 पर एनम। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ कितना होता है 30,000। फिक्स का आउटपुट एक्टिविटी लेवल यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो 3,60,000 पर एनम है तो अगर इसको पर मंथ करता हूं तो 30,000 होता है। तो पहले 3 महीने फर्स्ट 3 मंथ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 90,000 और लास्ट 9 मंथ 30,000 multiplied by 9 it is 2,70,000 and total is 3,60,000. Now the last point in factory overhead is semi variable. वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सेमी वेरिएबल वो होते हैं जो वेरिएबल और फिक्स दोनों उसमें इंक्लूडेड होते हैं। कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है, हम उसको अलग अलग करते हैं। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, यहाँ पर हमें दे रखा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कैपेसिटी और सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर एनम। सेमी वेरिएबल ओवरहेड
पर एनम। यहां दे रखा है कि अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50% कैपेसिटी हमारा जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है वो 1,08,000 रुपीज है, 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। तो अप टू 50% कैपेसिटी इट इज 1,08,000, राइट। फिर दे रखा है कि अबोव 50% कैपेसिटी पर ये 46,800 रुपीज एडिशनल लगेगा फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर मैं 50% से ऊपर कैपेसिटी काम लेता हूं तो हर 20% कैपेसिटी पर ये एक्सपेंडिचर 46,800 रुपीज पर एनम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 50% से 70% कैपेसिटी ये एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, 1,08,000 प्लस 46,800, ये एक्सपेंडिचर लगेगा 154,800। 70% कैपेसिटी से 90% कैपेसिटी के बीच में 46,800 और बढ़ जाएगा, मतलब 154,800, इसमें 46,800 और ऐड कर दो तो ये एक्सपेंडिचर लगेगा 2,01,600। 90% से अबव ये एक्सपेंडिचर 46,800 और बढ़ जाएगा, तो 2,01,600 में 46,800 और ऐड करूं तो ये होता है 2,48,400। अब क्या हुआ, हमने पहले 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ हम 50% कैपेसिटी काम ले रहे हैं, ये अप टू 50% तक ये एक्सपेंडिचर कितना लगता है, 1,08,000 पर एनम। तो 3 महीने का कितना लगेगा, फर्स्ट 3 मंथ हम 50% कैपेसिटी काम ले रहे हैं, 50% कैपेसिटी को काम में ले रहे हैं, तो 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये 1,08,000 तो पर एनम है ना, तो 3 महीने का 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 27,000। लास्ट 9 मंथ हमने कितनी कैपेसिटी काम ली, हमने 80% कैपेसिटी काम ली। तो जब हम 80% कैपेसिटी को काम में लेते हैं तो हम यहां पर आ गए, 80% कैपेसिटी को काम ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे 70 और 90 के इस वाली रेंज में आ गए। तो इस वाली रेंज में ये एक्सपेंडिचर कितना लगता है, 2,01,600। मतलब 70 और 90 के बीच में कुछ भी होगा ये एक्सपेंडिचर 2,01,600 लगेगा। 80 पे भी 2,01,600, 85 पे भी ये लगेगा, 75 पे भी ये लगेगा, 70 और 90 के बीच में 2,01,600 पर एनम लगेगा। तो लास्ट 9 मंथ में हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2,01,600, ये तो पर एनम है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 2,01,600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज 151,200। तो फर्स्ट 3 मंथ में हमारा एक्सपेंडिचर होगा 27,000, फर्स्ट 3 मंथ में हमारा एक्सपेंडिचर होगा 27,000 और लास्ट के 9 मंथ में हमारा एक्सपेंडिचर होगा 151,200 और दोनों की टोटल मिलकर हमारी हो जाएगी 178,200, 178,200 दोनों की टोटल मिलकर आ जाएगी। ये हमें क्या मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमें क्या मिल जाएगी, ये हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। 3,01,500 प्लस 45,000 प्लस 90,000 प्लस 27,000 it is 4,63,500. Then 14,04,000 plus 2,16,000 plus 2,70,000 plus 151,200 it is 20,41,200. Then 17,05,500 plus 61,000 plus 3,60,000 plus 178,200 it is 25,04,700. करेक्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट नंबर डी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5,18,400 और ये कंप्लीटली फिक्स्ड है, तो 5,18,400 तो पर एनम है। फर्स्ट 3 मंथ में कितना लगेगा, 5,18,400 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 129,600, 129,600। और लास्ट 9 मंथ में कितना लगेगा, 3,888,000, 3,888,000 और दोनों की टोटल हो जाएगी 5,18,400, 5,18,400। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया। देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, यहाँ तक हम ये एफ पॉइंट में रॉ मेटेरियल का जो स्क्रैप था वो भी हम पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जी पॉइंट भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए, तो अब हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज देयर इज नो एनी स्टॉक, राइट। 463,500 प्लस 129,600 इट इज 5,93,100। 20,41,200 प्लस 3,88,800 इक्वल्स टू 24,30,000। 25,04,700 प्लस 5,18,400 दोनों की टोटल होगी 30,23,100। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड जो हमें यहाँ दे रखा है पॉइंट नंबर ई में, इट इज 8 रुपीज पर यूनिट। तो कितनी यूनिट सेल करेंगे पर यूनिट, 8। तो जितनी यूनिट सेल करेंगे पर यूनिट 8 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 8। फर्स्ट 3 मंथ में यूनिट कितनी, फर्स्ट 3 मंथ में हमारी यूनिट है 4,500 मल्टीप्लाई बाय 8 इट इज 36,000, 36,000। और लास्ट 9 मंथ में हमारी यूनिट है 21,600 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 172,800 और दोनों की टोटल मिलकर हो जाती है 20,88,000, 20,88,000। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 593,100 प्लस 36,000 इट इज 629,100। 24,30,000 प्लस 172,800 इट इज 26,02,800 और टोटल कॉस्ट 30,23,100 प्लस 20,88,000 इट इज 32,31,900। ओके, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर सेल्स और डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, करेक्ट। अच्छा, पहले 3 महीने की सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, पहले 3 महीने की सेलिंग प्राइस कितनी है, 145, 145। तो फर्स्ट 3 मंथ में 4,500 यूनिट हमने सेल की, 4,500 यूनिट हमने सेल की और 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस है 145। तो हमारी सेल्स हो गई 652,500, 652,500 और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस 629,100, हमें प्रॉफिट हो गया 23,400। अब ये कह रहा है कि लास्ट जो 9 मंथ है उसकी सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है और हमें पूरे 1 साल का प्रॉफिट कितना अर्न करना है, 876,600। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पूरे 1 साल का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 876,600, यही प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ दे रखा है 876,600। तो हमें क्या मिल जाएगी, पूरे साल भर की सेल्स वैल्यू मिल जाएगी, हमें पूरे साल भर की सेल्स वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, 32,31,900 इसमें ऐड करेंगे 876,600, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगी। टोटल सेल्स मेरी आ रही है 41,08,500,
41,08,500 टोटल पूरे साल भर की सेल्स। उसमें से अगर मैं पहले 3 मंथ की सेल्स को माइनस कर दूंगा तो मुझे लास्ट जो 9 मंथ है उसकी सेल्स मिल जाएगी -652,500। तो लास्ट 9 मंथ की सेल्स वैल्यू मुझे मिलेगी 34,56,000। 34,56,000। और अगर मैं लास्ट 9 मंथ की जो टोटल कॉस्ट है माइनस करूंगा तो मुझे लास्ट 9 मंथ का प्रॉफिट मिल जाएगा -26,02,800। इट इज 853,200। 853,200। तो लास्ट 9 मंथ की मेरी सेल्स वैल्यू कितनी 34,56,000 और सेल्स की यूनिट कितनी है लास्ट 9 मंथ की 21,600। तो क्या मैं 9 मंथ में सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या चार्ज करूंगा, कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो ये तो मेरा हो गया ए पॉइंट का, फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब मेरा सेकंड पॉइंट का आंसर आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन लास्ट 9 मंथ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन लास्ट 9 मंथ इक्वल्स टू लास्ट 9 मंथ की सेल्स वैल्यू कितनी है 34,56,000। 34,56,000 लास्ट 9 मंथ की सेल्स है और लास्ट 9 मंथ में हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं 21,600 यूनिट को सेल कर रहे हैं। तो 34,56,000 डिवाइडेड बाय 21,600 हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 160 रुपीज। मतलब मुझे लास्ट 9 मंथ में सेलिंग प्राइस चार्ज करना है 160 रुपीज पर यूनिट, जिससे मेरा टोटल प्रॉफिट जो है, जो मेरा टोटल प्रॉफिट होना चाहिए एक साल का, वो हो जाएगा 876,600। करेक्ट। तो चलिए आप लोग भी इसको कंप्लीट कर लीजिए। जहां पर भी कुछ पेंडिंग है तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। बड़ा क्वेश्चन था। फर्स्ट 9 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 9 मंथ की हमने अलग अलग कैलकुलेशन की।
यहाँ पर आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्चुअल लेबर कॉस्ट के विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल ओवरहेड के बारे में, अप टू 50%, तो ये जो अमाउंट है वो 1,08,000 है, राइट। अबोव 50% फॉर एवरी 20% और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है कि 50 से ऊपर 20% और बढ़े, या फिर 50 के ऊपर 70 तक। 50 के ऊपर 70 तक का मतलब ये हो गया कि अगर 51% भी अगर होता है, अगर ये 51% भी होता है तो भी ये एक्सपेंडिचर 154,800 लगेगा। अगर ये 54 होता है तो भी 154,800, अगर 61 होता है तो भी 154,800, मतलब 50 से ऊपर 70 तक कुछ भी होगा, ये एक्सपेंडिचर 154,800 रुपीज लगेगा, है ना। इसका पॉइंट का ये मतलब है, ठीक। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। इस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना। वंडर्स लिमिटेड हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट पर एनम एज इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर, मटीरियल की कॉस्ट 90 रुपीज पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट 60 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 30 लाख रुपीज पर एनम, वेरिएबल ओवरहेड रुपीज 100 पर यूनिट। उसके बाद में दे रखा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड हमें दे रखे हैं 20 लाख रुपीज पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड मैनेजमेंट डिजायर ए प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीज फॉर द ईयर, वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी स्कॉटेड। हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस पता करना है। फर्स्ट 3 मंथ हम कैपेसिटी का 50% यूज लेंगे और रिमेनिंग 9 मंथ हम कैपेसिटी का 80% यूज लेंगे। देखो हमें मटेरियल की कॉस्ट तो दे रखी है, लेबर की कॉस्ट दे रखी है, ओवरहेड में हमें फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल दे रखे हैं, बट ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो हम इन सबको फैक्ट्री ओवरहेड में मान लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम मानेंगे है ही नहीं, सेलिंग ओवरहेड हम मानेंगे है ही नहीं। तो क्या होगा, जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट हमें मिलेगी वो फैक्ट्री कॉस्ट ही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किसी का दिया हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को, आंसर को चेक करेंगे एंड देन हम आगे के क्वेश्चन, आगे का इसका जो पार्ट है, वैसे ये क्वेश्चन तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर में जो भी थियोरी है वो सारी थियोरी भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे लास्ट में हम डिस्कस करते हैं आज का हेलीकॉप्टर शॉट। तो आज हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया, आज हमने केवल और केवल क्वेश्चंस किए। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए आज 9th क्वेश्चन से, जो अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें 2 तरह के पेन हमें दे रखे थे, सुपर पेन, नॉर्मल पेन, और हमें कॉस्ट शीट बनानी थी सुपर पेन की। तो सुपर पेन की जो कॉस्ट शीट हमें बनानी थी, इसमें हमें मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों कंबाइंड करके हमें दे रखे थे। हमने सुपर कॉस्ट पर कितना चार्ज होगा उसको कैलकुलेट किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने चार्ज किए, फिर सेलिंग ओवरहेड हमने चार्ज किए,
हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर सेल्स वैल्यू से अच्छा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया, टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की और उसके बाद में हमने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो ये तो क्वेश्चन जो दे रखा था वो हमें केवल सुपर पेन की कॉस्ट शीट बनाने के बारे में दे रखा था। अच्छा, फिर इसके बाद में जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन था। हमें यहाँ पर 30% और 100% कैपेसिटी लेवल पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी थी। 30% और 100% पे हमें सेलिंग प्राइस अलग अलग दे रखी थी, फैक्ट्री कॉस्ट हमें डायरेक्टली दे रखी थी, तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ये सब कुछ अलग अलग नहीं दे रखे थे। कंबाइंड हमें फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट दे रखी थी, जिससे हमने डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट से ही स्टार्ट किया कॉस्ट शीट को। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लिखा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो दे रखे थे वो फिक्स्ड थे, और फिक्स्ड ओवरहेड चाहे कितनी भी कैपेसिटी आप काम में लो फिक्स्ड अमाउंट ही रहता है, तो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखे। फिर हमने बहुत सारे सेलिंग ओवरहेड जो हमें दे रखे थे, हम इसको अलग से एक लिस्ट बना के यहाँ पर एक अमाउंट लिख सकते थे, बट हमने सभी को यहाँ पर ही अलग से सेपरेटली लिख दिया। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड थे, उसमें फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड थे, और वो जो 4 स्पेशल एक्सपेंडिचर दे रखे थे वो केवल 1 लाख यूनिट्स पर ही हमें इनकर करने होते थे, तो वहाँ पर हमने उस सारे 4 एक्सपेंडिचर को लिख दिया। टोटल कॉस्ट निकाली, सेल्स लिखी और हमें मिल गया प्रॉफिट। और अभी जो हमने सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कुछ पॉइंट बहुत अच्छे थे, जिसमें अगर मैं बात करूं लेबर की कॉस्ट का, जो यूनिट बेसिस पे भी हमने कैलकुलेट किया और उसको टाइम बेसिस पे भी कैलकुलेट किया। यूनिट और टाइम में से जो ज़्यादा होगी वो हम पेमेंट करेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छा था। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड का जो पॉइंट दे रखा था वो बहुत अच्छा था कि अप टू 50% कैपेसिटी इतना एक्सपेंडिचर होता है, और 50% से ऊपर हर 20% कैपेसिटी पर यह एक्सपेंडिचर 46,800 रुपीज़ से इंक्रीज होता है। तो सेमी वेरिएबल वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा था। फिर वो जो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी थी लास्ट 9 मंथ में क्या सेलिंग प्राइस होगी, तो हमने पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की, टोटल सेल्स कैलकुलेट की, टोटल प्रॉफिट दे रखा था तो टोटल सेल्स, फर्स्ट 3 मंथ की सेल्स माइनस करके हमने लास्ट जो 9 मंथ है उसकी सेल्स बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की, और जो सेल्स वैल्यू हमने निकाली उसमें सेल्स की यूनिट का डिवाइड करके लास्ट 9 मंथ में हमारी क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो हमने कैलकुलेट किया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और सबसे लास्ट में हमने 12th क्वेश्चन को होमवर्क में दिया है, जो कि 11th क्वेश्चन के जैसा ही है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले चेक करने वाले हैं, क्योंकि आप उसको बिल्कुल सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।